जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टीआरई 4 या टीआरई 5 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हिस्ट्री से टीजीटी देना हो, अगर आपको हिस्ट्री से टीजीटी देना हो या हिस्ट्री से पीजीटी देना हो या 6 to 8 का एग्ज़ाम दे रहे हैं हिस्ट्री से लेकर, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में 2-3 चैप्टर खत्म कर दूं, यानी 2 से 3 वीडियो में आपका पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये शॉर्ट नोट्स है, हेड राइटिंग शॉर्ट नोट्स है। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा और फिर आप इसको 1-2 बार देख लेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति। हमारा जब वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट होता है तो सबसे पहला चैप्टर आता है क्लास 9th में, जो है फ्रांसीसी क्रांति, जो 1789 में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में हुआ था। क्लियर है? देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन सा वंश था? बुर्बो राजवंश था। और बुर्बो राजवंश का कौन सा राजा था? तो लुईस 16वां था। कौन था? लुईस 16वां था। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। और फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन सा वंश था? तो बुर्बो राजवंश था। बुर्बो राजवंश का कौन सा राजा था? तो लुईस 16वां था। क्वेश्चन पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा कौन था? तो लुईस 16वां था। क्लियर है? लुईस 14वें ने कहा था, लुईस 14वें का एक कथन है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही क्या है? कानून है। क्वेश्चन पूछेगा मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये किसने कहा था? तो लुईस 14वें ने कहा था। लुईस 14वें का जो मंत्री था, कोबार्ड इसका नाम था, जिसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। जब हम विश्व आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाल आए, फिर उसके बाद डच, क्या कहते हैं, फ्रेंच, ये सब जब हम लाइन से पढ़ते हैं तो उसी में आप पढ़ेंगे फ्रांसीसी, यानी फ्रांसीसी भारत में कब आए। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1664 में, और 1664 में ये भारत में आता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके द्वारा स्थापना किया जाता है? तो कोबाल्ट मंत्री था किसका? लुईस 16वें का था। तो क्वेश्चन पूछेगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस राजा के समय हुई थी? तो लुईस 14वां। उसका मंत्री का नाम था कोबाल्ट था, उसी के द्वारा बताया गया। कोबाल्ट ने बताया कि भाई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होनी चाहिए? स्थापना होना चाहिए। क्लियर है? तो लुईस 16वां क्या कहता है? मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही क्या है? कानून है। ठीक है? क्रांति सफल कब क्यों हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति सफल इसलिए हुई क्योंकि वहां पे रूसो, बाल्टेयर, ठीक है, बाल्टेयर और मॉस्किटो, ये 3 जो क्या कहते हैं दार्शनिक थे, इन तीनों ने क्रांति को सफल बनाने का सबसे महत्वपूर्ण श्रेय जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति को सफल किसने बनाया था? तो रूसो ने, बाल्टेयरो ने और मॉस्किटो ने, इन तीनों ने मिलकर फ्रांसीसी क्रांति को क्या बनाया? सफल बनाया था। फिर कह रहा है क्रांति सफल होती है कब होती है? तो समाज का शिक्षित जो है अगर साथ देगा तो क्या होता है? क्रांति सफल होती है। तो क्रांति सफल कब होती है? जब शिक्षित व्यक्ति, अगर उस समाज में जो शिक्षित व्यक्ति है अगर वो साथ दे रहा है तो क्रांति क्या होती है? सफल होती है। क्लियर है? देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। किसने दिया था? तो फ्रांकोइस, ठीक है, फेनेलन, ये जो क्या कहते हैं, फ्रांकोइस फेनेलन जो था, इसने ही स्वतंत्रता और समानता और बंधुता का नारा दिया था। क्लियर है? नेपोलियन की बात करें तो ये फ्रांस का रहने वाला था। नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। इसको मैन ऑफ डेस्टिनी कहते हैं या तो लिटिल कार्पोरल कहते हैं, लिटिल कार्पोरल या मैन ऑफ डेस्टिनी। मैन ऑफ डेस्टिनी और लिटिल कार्पोरल किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा जाता है। ये 2 नाम इसके अलग अलग हैं। क्लियर है? अब आगे ध्यान देंगे वाटरलू का युद्ध। क्वेश्चन पूछेगा वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। मित्र राष्ट्र मिलकर, जो मित्र राष्ट्र थे, हम आगे जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, प्रथम विश्व युद्ध पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे मित्र राष्ट्र कौन कौन से देश थे। तो मित्र राष्ट्र ने नेपोलियन को हरा दिया था। किस युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में 1815 में। और नेपोलियन हारने के बाद इसको कहाँ भेज दिया गया? तो सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। और सेंट हेलेना द्वीप जो कहाँ था? बेल्जियम में था। सेंट हेलेना द्वीप कहाँ है? बेल्जियम में है। तो नेपोलियन को हराकर किस द्वीप पर भेज दिया गया? सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया, और ये कहाँ है? बेल्जियम में है। और वहीं इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी।
सेंट हेलेना द्वीप पर ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फ्रांस के लोगों ने क्रांति के समय में जन सेना का गठन किया था। क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस के लोगों ने क्रांति के समय किस सेना का गठन किया था, तो जन सेना का गठन किया था। क्लियर है ना यहाँ तक अच्छे से? चलिए एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। देखिए हमने बताया फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1789 में। उस समय राजा कौन था, तो लुईस 16वां था। किस वंश का था, बुर्गो राजवंश का। लुईस 14वां ने कहा मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही क्या है, कानून है। क्वाल्ट मंत्री था जिसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने का जो काम किया था रूसो ने किया था, वॉल्टेरो ने, मॉस्केटियो ने किया था। फ्रांसीसी क्रांति सफल कब हुई, कब होती है, कोई भी क्रांति सफल कब होती है, जब पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग क्या हो, साथ होते हैं। तीनों लोग पढ़े लिखे थे और शिक्षित थे, इसीलिए साथ दिए, इसीलिए क्रांति क्या हो गई, सफल हो गई। नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, और फ्रांकोइस फेनलरे इसने नारा दिया था। और नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। मैन ऑफ डेस्टिनी या तो लिटिल कार्पोरल के नाम से इसको जानते हैं। वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था और मित्र राष्ट्र मिलकर नेपोलियन को हराए थे और सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, और बेल्जियम में इसकी क्या हो गई, वहीं सेंट हेलेना द्वीप बेल्जियम में, वहीं इसकी मृत्यु हो गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां के लोगों ने जन सेना बनाया था। कौन सा सेना बनाया था, जन सेना बनाया था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस जो था, फ्रांस का जो समाज था 3 वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। इसको हम 3 स्टेज कहते हैं। कितने स्टेज, 3 स्टेजों में बटा हुआ था। पहले स्टेज में पादरी लोग आते थे, दूसरे स्टेज में कुलीन वर्ग, और तीसरे स्टेज में किसान और श्रमिक आते थे। किसान और श्रमिक जो है तीसरे स्टेज में आते थे। तो आपसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि जो फ्रांसीसी समाज था, फ्रांसीसी क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज कितने वर्गों में बटा था, तो 3 वर्गों में, 3 स्टेज में बटा हुआ था। पहले में कुलीन वर्ग, पहले में पादरी वर्ग, दूसरे में कुलीन वर्ग, तीसरे में किसान और श्रमिक आते थे। ये पादरी और कुलीन दोनों लोग किसी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाता था और जन्म से ही इनको विशेषाधिकार था, जबकि सारे टैक्स A to Z जितने भी टैक्स लगाए जाते थे सब किसान और श्रमिक देते थे। वहां पे टैक्स 2 प्रकार का था, एक का नाम था टाइड, क्या नाम था, टाइड, और एक का नाम था टाइल। एक का नाम था टाइड और एक का नाम था टाइल। टाइड जो कर था वो पादरी वर्ग के, जो पादरी कौन होते हैं, तो जो चर्च में जो होते हैं ना, चर्च की पूजा पाठ करने वाले, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे चर्च में क्या होते हैं, पादरी होते हैं। तो वो भी टैक्स किससे लेते थे, किसानों से लेते थे। और ये जो सरकार द्वारा टैक्स लगाया गया था वो भी किससे लिया जाता था, तो किसानों से लिया जाता था। क्लियर है ना? अब देखिए 14 जुलाई 1969 की घटना है, 1769 की, 14 जुलाई 1769 बोल दिए हम, सॉरी, 1789 की घटना है। और इस घटना में क्या हुआ कि बस्तिल का जो किला था, बस्तिल के किला पे लोगों ने आक्रमण कर दिया, वहां की जनता ने आक्रमण कर दिया और बस्तिल के किला को चारों तरफ से घेर लिया। और बस्तिल का किला जो है पेरिस में है। कहाँ है, पेरिस में। ये फ्रांस में ही पड़ता है पेरिस, तो आपको याद रखना है। बस्तिल का किला कहाँ है, पेरिस में है। और वहां के लोगों ने बस्तिल के किला को क्या कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। कब, 14 जुलाई 1789 में, और उस पर कब्जा कर लिया, कब्जा किया। और बस्तिल का जो किला था वो सम्राट जो राजा जो था उसकी निरंकुशता का प्रतीक था। बस्तिल का किला क्या था, तो आपको याद रखना, राजा जो निरंकुश राजा था उसका क्या था, निरंकुश राजा का प्रतीक था। वहां उसका बस्ती था, घर था, ऐसे बोल सकते हैं। तो वो किला था और यहाँ पर जितने भी बंदी थे कैदियों को मुक्त कर दिया गया। बस्तिल के किले से क्या कर दिया गया, कैदियों को मुक्त कर दिया गया। वहां पे जितने भी कैदी बंद हुए थे उन सबको क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। 14 जुलाई को ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं फ्रांस में। क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। देखिए 21 जनवरी 1793 को, ये 93 है याद रखिएगा, 21 जनवरी 1793 की बात करें तो लुईस 16वां जो था, बुर्गो राजवंश का जो लुईस 16वां था जिसके समय फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, लुईस 16वां को गुलोटिन पे चढ़ा दिया गया। कहाँ चढ़ा दिया गया, गुलोटिन पे। पहले जो फांसी हुआ करता था उस समय गुलोटिन हुआ करता था। गुलोटिन यहाँ पे दोनों तरफ खंभा, ऊपर गणासी हुआ करता था, इधर मुंडी रखे और ऊपर से गणासी गिरा दिए, तो ऐसे मुंडी बाहर निकल गई, तो उसको हम ग्लूटीन कहते थे। तो ग्लूटीन पे चढ़ा दिया गया, किसके कहने पर, तो नेशनल कन्वेंशन के द्वारा इसको मृत्यु दंड दिया गया और ग्लूटीन पे इसको चढ़ा दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा लुईस 16वां को ग्लूटीन पे कब चढ़ाया गया, तो कब बताएंगे आप, 21 जनवरी 1793 को, 21 जनवरी 1793 को इसको ग्लूटीन पे चढ़ा दिया गया। और 9 महीने बाद ही, कितने महीने बाद,
9 महीने बाद ही इसकी पत्नी को गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया और बेटे को कैद कर दिया गया। 10 वर्ष का बच्चा था, 10 साल का बच्चा था, उसको कैद कर दिया गया और वहीं पे उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी कि बुर्बो राजवंश का जो लुई 16वां था, इसके पूरे खानदान को ही नष्ट कर दिया, इसके बेटे को मार दिए, इसकी माँ को मार दिए, सॉरी इसकी पत्नी को मार दिए और खुद को इसको भी मार दिए। अब इसकी जो पत्नी थी, इसकी पत्नी का नाम था मेरी एंतोएनत। क्या नाम था? मेरी एंतोएनत। याद रखेंगे, मेरी एंतोएनत इसकी पत्नी का नाम था और ये कहाँ की थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कहाँ की? ऑस्ट्रिया जो देश है वहाँ की राजकुमारी थी। कौन? मेरी एंतोएनत। क्लियर है? याद रहेगा, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रहा होगा। अब रूसो की बात करें, रूसो भाई जनेवा का रहने वाला था। रूसो का जन्म जो हुआ था जनेवा में हुआ था, जनेवा में हुआ था। ये फ्रांस का दार्शनिक था, फ्रांस का दार्शनिक था रूसो, पर इसका जन्म कहाँ हुआ था? जनेवा में हुआ था। नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन कहता है अगर रूसो नहीं होता तो ये क्रांति होती ही नहीं। नेपोलियन कहता है, नेपोलियन का एक कथन है, अगर रूसो ना होता तो ये क्रांति नहीं होती। तो क्वेश्चन पूछेगा किसने कहा था कि अगर रूसो ना होता तो ये क्रांति नहीं होती? तो नेपोलियन ने कहा था। आर्थर यंग की बात करें, आर्थर यंग जो व्यक्ति था, ये लुई 16वां के समय 1787 से लेकर 1789 के समय ये फ्रांस घूमने आया था। कहाँ घूमने आया था? फ्रांस की यात्रा पे आया था लुई 16वां के समय। क्वेश्चन पूछेगा लुई 16वां के समय फ्रांस की यात्रा पे कौन आया था? तो आर्थर यंग आया था। और आर्थर यंग फ्रांस कब आया था? तो 1787 और 1789 के बीच में आया था। आपको याद रहेगा, बहुत ही अच्छे से आपको चीजें याद हो रही होंगी। ठीक है, तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि यानी कि तृतीय स्टेट का जो प्रतिनिधि करेगा उसने क्या किया था? शपथ लिया था। और ये जो शपथ लिया था नेशनल असेंबली के अध्यक्ष बाइली के नेतृत्व में। ठीक है, नेपोलियन का जन्म जो होता है 15 जनवरी 1769 में होता है। 1769 में 15 जनवरी 1769 में नेपोलियन का जन्म होता है और फ्रांस के कोर्सिका नामक द्वीप पर, कोर्सिका नामक द्वीप पर होता है। फ्रांस के कोर्सिका नामक द्वीप पर होता है किसका जन्म? तो आप कहेंगे नेपोलियन का जन्म 15 जनवरी 1769 को। और इसकी मृत्यु हो जाती है 1821 में। कहाँ होता है? तो सेंट हेलेना द्वीप पर, जो बेल्जियम में है। अभी पीछे मैंने बताया ना, बेल्जियम में है। आप बताएंगे, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप फटाफट बताएंगे, आप वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? कमेंट करके बताते चलेंगे। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? कमेंट करके बताते चलेंगे। 1804 में नेपोलियन कोर्ट लाया, यानी कि नेपोलियन जब गद्दी पर बैठा फ्रांस की गद्दी पर, तो वो नियम बनाया। जब नियम बनाया, जो कई सारे नियम बनाया, उस नियम को हम नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा नेपोलियन कोड कब आया था? 1804 में आया था। और नेपोलियन कोड की बात करें तो इसमें कानून बनाया, कानून बनाने के साथ संविधान का निर्माण किया, राजा की निरंकुशता को रोकने के लिए नियम कानून बनाए और नागरिकों की आज़ादी दी। नागरिकों को क्या दिया? आज़ादी दिया। और साथ ही साथ बहुत सारे सड़क बनवाया, परिवहन, संचार व्यवस्था, सारे चीज की व्यवस्था की किसने? नेपोलियन ने। किसने किया था? नेपोलियन ने किया था। और इसी को हम नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। 1804 में लाया था। क्लियर है? 1792 में फ्रांस में प्रस्ताव आया, यानी कि 1792 में फ्रांस का एक प्रस्ताव आया जिसके तहत क्या हुआ? पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच विरुद्ध युद्ध हुआ। फ्रांस में एक प्रस्ताव आया था कब? 1792 में, और जिसके विरुद्ध पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। जेकोबिन क्लब फ्रांस का एक क्लब था, फ्रांस का एक संगठन था जिसको हम जेकोबिन क्लब के नाम से जानते थे। जेकोबिन क्लब का कहना था कि जो लोग यानी फ्रांस का कहना था कि जो लोग जेकोबिन क्लब का सदस्य होंगे फ्रांस उसकी सहायता करेगा। तो जेकोबिन क्लब कहाँ का था? तो फ्रांस का था। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जेकोबिन क्लब कहाँ का था? तो फ्रांस का था। जेकोबिन क्लब के जो सदस्य होंगे फ्रांस उसका क्या देगा? साथ देगा। क्लियर है? वैसे ही भारत का मैसूर राजवंश का एक राजा था जिसका नाम था टीपू सुल्तान। मैसूर वंश का एक राजा था जिसका नाम था टीपू सुल्तान, इस क्लब का सदस्य था। जेकोबिन क्लब का क्या था? सदस्य था। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत का ऐसा कौन सा राजा था, या मैसूर का ऐसा कौन सा राजा था जो जेकोबिन क्लब का सदस्य था? तो कौन था? टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान जो था, टीपू सुल्तान की बात करें तो ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था और इसने श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, और श्रीरंगपट्टनम में इसने क्या किया था? फ्रांसीसी स्वतंत्रता का वृक्ष बोया था। फ्रांसीसी स्वतंत्रता का वृक्ष किसने बोया था? तो टीपू सुल्तान ने बोया था। याद रहेगा। अब फ्रांसीसी राष्ट्रीय गान जो था मार्सिले था। मार्सिले के लेखक का नाम क्या है? तो क्लाउड जोसेफ रूगेट। ठीक है, तो क्लाउड
जोसेफ रूगेट लेखक थे किसके? फ्रांसीसी राष्ट्रगान के, यानी कि फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम क्या है पूछेगा तो मार्सिले, और इसके जो लेखक हैं तो मैंने अभी आपको बताया बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस का प्राचीन नाम क्या है? यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ क्वेश्चन है नेक्स्ट कि फ्रांस का प्राचीन नाम क्या था? तो गोल था। क्या नाम था? गोल। गोल, फ्रांस का प्राचीन नाम गोल था। 17 सितंबर 1792 को गणतंत्र बन गया हमारा फ्रांस। हमारा फ्रांस गणतंत्र कब बना था? तो 21 सितंबर 1792 को। 21 सितंबर 1792 को हमारा जो है फ्रांस जो था गणतंत्र बना था। और आपको याद होगा कि बताइए बुर्बो राजवंश के 16वें लुईस 16वें को गुलोटिन पे कब चढ़ाया गया था? कमेंट करके बताइए लुईस 16वें को गुलोटिन पे कब चढ़ाया गया था? महिला को वोट देने का सबसे पहले अधिकार दिया था न्यूजीलैंड ने 1893 में। 1893 में सबसे पहले किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? तो किसने? 1893 में। आप जब पढ़ेंगे तो आपको मैं अभी आगे बताऊंगा कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिसमें सबसे पहले संविधान बनाया था। सबसे प्राचीन संविधान जो है अमेरिका का है, पर वोट देने का अधिकार अभी तक महिलाओं को नहीं दिया था अमेरिका। पर न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था 1893 में। फ्रांस में दास प्रथा जो खत्म हुई थी 1848 में हुई थी। कब हुई थी? 1848 में हुई थी दास प्रथा खत्म। दास प्रथा कब खत्म हुई थी? 1848 में हुई थी। 1863 की बात करें तो अमेरिका में दास प्रथा खत्म हुआ था। राष्ट्रपति जो थे अब्राहम लिंकन थे। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति ने अमेरिका में दास प्रथा खत्म किया था 1863 में। 1848 में कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में। और 1863 में कहाँ हुआ? तो अमेरिका में हुआ था दास प्रथा खत्म। जुलाई क्रांति की बात करें तो फ्रांस में एक और क्रांति होती है 27 जुलाई 1930 को, जिसको हम जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं। और उस समय राजा हुआ करता था चार्ल्स दसम। क्या नाम था? चार्ल्स दसम जो राजा था उसके समय जुलाई क्रांति हुई थी। वो क्रांति हुई थी 27 जुलाई 1830 को, और इसको हम जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं। फ्रांस में 4 फरवरी 1791 की बात करें, 4 फरवरी 1791 की बात करें तो धरती से दास प्रथा मुक्त करने के लिए कानून बनाया गया था। पूरी धरती से दास प्रथा को मुक्त करने के लिए कानून बनाया गया था 1791 में। कहाँ बनाया गया था? फ्रांस में बनाया गया था। 4 फरवरी 1791 में ये नियम कानून बनाया गया और पूरे धरती से दासों की मुक्ति के लिए कानून बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांसीसी उपनिवेश का अंत हुआ। फ्रांसीसी क्वेश्चन पूछेगा, फ्रांसीसी उपनिवेश का अंत कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। अब एक व्यक्ति है जिसका नाम है मैक्सिमिलियन रोबेस्टर, जो है इसको गुलोटिन पे चढ़ा दिया गया था। ये जैकोबिन क्लब का सदस्य था। 27 जुलाई 1794 को इसको गुलोटिन पे चढ़ाया गया था और ये जैकोबिन क्लब का क्या था? सदस्य था। फ्रांसीसी समाजवाद का प्रतीक जो था लुईस ब्लांक था। क्वेश्चन पूछेगा फ्रांसीसी समाजवाद का जो प्रतीक है वो कौन था? तो लुई ब्लांक याद रहेगा। लुई ब्लांक जो था फ्रांसीसी समाजवाद का प्रतीक था। फ्रांस में 25 वर्ष के पुरुषों को सक्रिय नागरिक माना गया। फ्रांस में जो 25 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति थे उनको हम सक्रिय नागरिक कहे। अब ये जो सक्रिय नागरिक जो थे, जो अपने कमाई के कुछ पैसे सरकार को देते थे, उनको हम सक्रिय नागरिक कहते थे, जो 25 वर्ष से अधिक उम्र के थे। और ये फ्रांस में थे। कहाँ के? फ्रांस में। सत्ता गिरने से पहले, यानी सत्ता गिरने वाली थी और लियो ब्लून जो था त्यागपत्र दे दिया था। फ्रांस का रहने वाला था लियो ब्लून, जिसने सत्ता गिरने से पहले क्या किया? त्यागपत्र दे दिया था और 1938 में त्यागपत्र दिया था। और ये फ्रांस में 3 बार प्रधानमंत्री रह चुका था। फ्रांस का 3 बार प्रधानमंत्री रह चुका था, जिसका नाम था लियो ब्लूम। लियो ब्लूम सत्ता गिरने से पहले इसने क्या किया? 1938 में क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया था। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे दार्शनिक है उनके पुस्तकों का नाम है, रूसो की पुस्तक का नाम है द सोशलिस्ट कॉन्टेक्स्ट और मास्केटो की पुस्तक का नाम है द रिलिफ्ट ऑफ द लॉज, यानी कि कानून का आत्मा। ये जो है मोस्टेकेटिव की जो है पुस्तक का नाम है। जॉन लॉक की पुस्तक का नाम है
टू टीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। ये तीनों पुस्तक आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पुस्तक आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले टीआरई 3 और टीआरई 2 में बार बार क्वेश्चन पूछ चुका है तीनों से। तो क्या मालूम इन तीनों का नाम दे दे और सामने दे दे, कह के मिलान कर दो भैया, ठीक है, याद रहेगा आपको, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चीज़ें यहाँ पे आपका फ्रांसीसी जो समाज था खत्म हुआ, फ्रांसीसी क्रांति आपका पहला चैप्टर जो था वो खत्म हुआ, और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रूसो क्रांति के बारे में, रूस की क्रांति के बारे में समझेंगे। ऐसे चैप्टर बहुत सारे लेंथी चैप्टर है, पर आपको घबराना नहीं है। मैं मुश्किल से 2 से 3 वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कवर करा दूंगा। आप बस क्या कीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, 10 बार 5 बार 20 बार जितनी बार रिवीजन करना है उतनी बार रिवीजन करिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे हम यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। रूसी यानी कि रूस की क्रांति। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले बोल रहा है पहला लाइन, रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी, और इसको हम बोलोविया क्रांति के नाम से जानते हैं, बोलेसी क्रांति के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे, बोलेविक क्रांति के नाम से जानते हैं, बोलेशविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी, और इसको बोलेशिक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। रूस का शासक जो था जार था, जार निकोलस द्वितीय था। रूस का शासक जो था जार निकोलस द्वितीय था। रूसी क्रांति का नायक जो था लेनिन था। रूसी क्रांति के नायक कौन थे? लेनिन थे, याद रखेंगे, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूसी क्रांति का नायक लेनिन था। आधुनिक रूस का निर्माता जो था स्टालिन था। स्टालिन था, कौन था? स्टालिन। भाई रूसी क्रांति का कारण क्या था? तो किसानों का शोषण, निरंकुश शासन व्यवस्था, जनता के मौलिक अधिकार का हनन, गैर रूसी जनजातियों का असंतोष, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, गैर रूसी जनजातियों का असंतोष, जनता के मौलिक अधिकार का हनन का होना, निरंकुश शासन व्यवस्था और किसानों का शोषण, ये सभी कारण थे रूसी क्रांति के प्रारंभ होने के। तो अभी देखा हमने रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, जिसको हम बोलेशिक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। रूस का शासक जो था निकोलस द्वितीय था, जो राजवंश जार वंश के नाम से जानते थे, और रूसी क्रांति के नायक लेनिन थे। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन था, याद रहेगा। 10 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने नेतृत्व करना स्टार्ट किया था, यानी कि रूसी क्रांति को लेनिन ने नेतृत्व कब किया था? तो 10 अक्टूबर 1917 को। इसी को हम अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 10 अक्टूबर 1917 को हुई थी। यह क्रांति रूसी क्रांति ही थी, जिस समय लेनिन ने इसका भार संभाला था, उसी समय से इसको हम अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। 24 अक्टूबर को रूस की धरती पर सोमानोव वंश का शासन का क्या हो गया? अंत हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा सोमानोव वंश का शासन का अंत कब हुआ? तो 24 अक्टूबर को रूस की धरती से क्या हो गए? समाप्त कर दिए गए। ठीक है, सोमानोव वंश का जो है अंत कब हुआ था? शासन का अंत कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर को हुआ था, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन आ जाता है जो एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हुए यहाँ से चलेंगे। अप्रैल थीसिस 1917 में आया था। अप्रैल थीसिस क्या है? तो लेनिन की एक ये नियम है। लेनिन ने 3 नियम शर्त रखे, जिसे हम अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं 1917 में। अप्रैल थीसिस की बात करें तो लेनिन ने तीन शर्त रखे। पहला, युद्ध की समाप्ति की जाए, जमीन जो है किसानों को दिया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये तीनों लाइन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि टीआरई 2 या टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा है कि बताइए जो लेनिन था, इसके जो अप्रैल थीसिस था 1917 में जो आया था, उसमें क्या क्या उसके मुख्य माने कि क्या क्या शर्तें थी? ये तीनों दिया था। इसका राइट आंसर था 1 से अधिक। क्लियर है? ये चीजें याद रखेंगे। सामूहिक खेती की परंपरा जो है रूस की धरती पे ही प्रारंभ हुई थी। किसने किया था? तो स्टालिन ने किया था, और कोल खोज के नाम से इसको जानते हैं। जो सामूहिक खेती है उसको कोल खोज के नाम से भी जानते हैं। स्टालिन को कोल खोज के नाम से भी जानते हैं। 22 जनवरी 1905 की बात करें, 22 जनवरी 1905 सेंट पीटर्सबर्ग के जो मजदूर और परिवार के ऊपर गोली चलवाने का आदेश दे दिया था। किसने? जार निकोलस द्वितीय ने। जार निकोलस द्वितीय जो था, ये
क्या किया था, 22 जनवरी 1905 का दिन था और उसने क्या किया कि वहाँ के जो सेंट पीटर्सबर्ग के जो लोग थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे, उन लोगों पर गोली चलवाने की आदेश दे दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे कई निहत्थे लोग मारे गए। और ये जो घटना हुई थी वो रविवार के दिन हुई थी, इसीलिए हम इसको खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा खूनी रविवार की घटना कब घटी थी, तो 22 जनवरी 1905 को घटी थी। खूनी रविवार की घटना के समय वहाँ का जो शासक था कौन था, तो जॉर्ज निकोलस द्वितीय था। जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने खूनी रविवार के समय क्या किया था, तो आपको बता देना है कि सेंट पीटर्सबर्ग के जो मजदूर वर्ग के लोग थे, जो किसान थे, उन लोगों पे गोली चलवाने का आदेश दे दिया था। रूस का बड़ा शहर बात करें तो मास्को है और सेंट पीटर्सबर्ग है। मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग जो है रूस का सबसे बड़ा शहर है, मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग, याद रहेगा। देखिए सेंट पीटर्सबर्ग का पहले नाम हुआ करता था पोत्रगात और बाद में हुआ था लेनिनग्राड। ये दो नाम इसके किसके हैं, तो सेंट पीटर्सबर्ग के हैं, आपको याद रखना है। सेंट पीटर्सबर्ग के ये दो नाम है, याद रहेगा। ये दो नाम किसके हैं, सेंट पीटर्सबर्ग के हैं। ड्यूमा का गठन 1905 में हुआ था और ये सलाहकारी संसद के रूप में हुआ था और जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने किया था। जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा का गठन किया था 1905 में और ये सलाहकारी संसद के रूप में किया गया था। रूस के सम्मान, जो रूस में संपन्न जो किसान थे, जो संपन्न, जिनके पास अच्छा भूमि था, कृषि अच्छे से करते थे, उनको हम कुलक कहते थे। क्या कहते थे, कुलक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुलक किसे कहते थे, तो रूस में जो संपन्न किसान थे उनको हम कुलक के नाम से जानते थे। किसके नाम से, कुलक के नाम से जानते हैं। समझ में आया चीजें। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। जदीद या जस्टिस जो है मुस्लिम धर्म सुधारक से संबंधित है। इस्लाम धर्म की व्याख्या कौन करता है, तो उलेमा करता है। क्वेश्चन पूछेगा इस्लाम धर्म की व्याख्या कौन करता है, तो उलेमा करता है। इस्लाम धर्म के गुरु जो प्रधान होते हैं उनको हम खलीफा कहते हैं। खलीफा किसे कहते हैं, तो इस्लाम धर्म के जो गुरु प्रधान होते हैं उनको हम खलीफा कहते हैं। बोलो सेविक के समर्थक जो थे लाल रंग का कपड़ा पहनते थे, यानी लाल रंग का उपयोग करते थे। बोलेसिक के समर्थक क्या करते थे, लाल रंग का उपयोग करते थे। जार के समर्थक जो है हरे रंग का उपयोग करते थे और क्रांति के जो समर्थक थे वो सफेद रंग का उपयोग करते थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूसी क्रांति के समय जो जार के समर्थक थे, जो जार निकोलस द्वितीय था, उसके समर्थक लोग किस कलर का उपयोग करते थे, हरे कलर का। क्रांति जो करने वाले लोग थे वो किस कलर का उपयोग करते थे, सफेद कलर का। और जो बोलेस्विक क्रांति से संबंधित थे, जो बोलेस्विक को सपोर्ट देते थे, उसको हम लाल रंग से प्रतीक, यानी कि उनका प्रतीक क्या था, लाल रंग था। अब देखिए यहाँ पे सोवियत संघ का विखंडन, यानी कि सोवियत संघ जो आप रूस बोलते हो ना, रूस पहले कई सारे देशों का संगठन था। तो सोवियत संघ का विखंडन जो हुआ था 26 दिसंबर 1991 को हुआ था। उस समय वहां के राष्ट्रपति जो थे मिखाइल गोविचोवा जो थे, सोवियत संघ के विखंडन के समय थे और ये सोवियत संघ का विखंडन हुआ था 26 दिसंबर 1991 को। कब हुआ था, 26 दिसंबर 1991 को। और उस समय के राष्ट्रपति आपको मालूम चल गया। यूरोप में जो धर्म है, कौन सा धर्म है यूरोप में, तो ईसाई धर्म है। सबसे बड़ा धर्म, यूरोप का सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म। धार्मिक देशों की बात करें, यूरोप में धार्मिक देश हैं कौन कौन से, रोमानिया और माल्टा। रोमानिया और माल्टा यूरोप के ये जो देश हैं ये धार्मिक देश हैं। कौन कौन से, तो रोमानिया और माल्टा यूरोप के ये धार्मिक देश है। और यूरोप में सबसे बड़ा जो धर्म है ईसाई धर्म है। कौन सा धर्म है, ईसाई धर्म है। उदारवादी की बात करें तो उदारवादी किसे कहते हैं, तो ये व्यवस्था कानून के समक्ष समानता रखते हैं, यानी कहते हैं कि व्यवस्था जो है ना, उसके जो कानून है उस सबके लिए समान होना चाहिए। ये उदारवादियों की बात होती है, ये उदारवादी की सोच होती है। उदारवादी ये सोचते हैं कि जो नियम कानून है ये सबके सामने क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। वहीं अगर हम समाजवादी की बात करें तो समाजवादी का कहना है कि धन संपत्ति का वितरण एक नियंत्रण होना चाहिए और पूरे समाज में बराबर होना चाहिए। वही पूंजीवादी व्यवस्था की बात करें तो निजी स्वामित्व का प्रधान होता है। पूंजीवादी की सोच होती है कि भैया जिसकी ये पूंजी है उसी पर उसका क्या है, अधिकार है। जर्मनी में
बतूल की पत्तियों का मुकुट जो है वो किसका प्रतीक है? तो बहादुरी का प्रतीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मनी में एक महिला ने बैतूल के पत्तियों का मुकुट पहना है या ताज पहना है, वो किसका प्रतीक है? तो बहादुरी का प्रतीक है। किसका? बहादुरी का। जापान को हम निप्पन के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है उगते हुए सूरज, उगता हुआ सूरज। तो उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। औद्योगिक क्रांति की बात करें तो इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था और सूती वस्त्र उद्योग से स्टार्ट हुआ था। जो आपका औद्योगिक क्रांति है कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से, और सूती वस्त्र के कपड़े से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। रूस की बात करें तो 85% आबादी कृषि पर निर्भर थी, यानी कि रूस की जो 85% आबादी जो है किस पे है? कृषि पर निर्भर थी। 19वीं शताब्दी में पूर्वी गोलार्ध की बात करें तो यूरोप में रेलवे का विस्तार होना शुरू हो गया। 19वीं शताब्दी की बात करें, 19वीं शताब्दी में यूरोप के पूर्वोत्तर गोलार्ध में, कब? पूर्वोत्तर गोलार्ध में यूरोप में क्या हुआ? रेलवे मार्ग का विस्तार होना शुरू हो गया। रूस में गृह युद्ध की बात करें तो 1918 से 1919 के बीच में हुआ था। 1918 और 1919 के बीच में रूस में क्या हुआ था? गृह युद्ध हुआ था। वाणिज्यवादी व्यवस्था की बात करें तो देश की आर्थिक विकास कहते हैं, वाणिज्यवादी का मतलब यह है, वाणिज्यवादी का व्यवस्था का मतलब यह है कि देश का आर्थिक विकास तभी हो सकता है जब हम निर्यात को बढ़ाकर आयात को घटा दें। आयात का मतलब होता है किसी देश से खरीद कर कोई चीज मंगाना, उसको आयात कहते हैं। किसी चीज को अपने देश से बेचना, उसको निर्यात कहते हैं। तो निर्यात को हम क्या करें? बढ़ाएं, और आयात को क्या करें? घटाएं। तो हमारे देश का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा, आर्थिक विकास हो जाएगा। ठीक है। रशियन सोशल डेमोक्रेसी वर्कर पार्टी की गठन हुआ था 1898 में, और बेलारूस के मस्क में गठन हुआ था। बेलारूस के मिस्क में इसका गठन हुआ था। किसका? तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी 1898 में। 1898 में इस पार्टी का गठन हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलारूस के मॉस्को में हुआ था। रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1928 से लेकर 1932 के बीच हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1928 से लेकर 1932 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना। औद्योगिक कारणों को बढ़ावा देना। जॉर्ज निकोलस द्वितीय की बात करें तो 2 मार्च 1917 को त्यागपत्र दे दिया। कहीं कहीं 2 मार्च लिखा होता है, कहीं कहीं 15 मार्च 1917 लिखा होता है, तो घबराना नहीं है। तो 15 मार्च या 2 मार्च लिखा है, 1917 लिखा है, तो उस समय जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया। क्या दिया था? त्यागपत्र। ओके, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि 1896 और 97 के बीच रूस में सूती वस्त्र का हड़ताल हो गया, यानी सूती वस्त्र की कमी हो गई 1896 और 97 के बीच। 1914 से पहले जो शासक था चार्ल्स निकोलस द्वितीय था, और पार्टी को कानूनी मान्यता दे दिया। यानी 1914 से पहले क्या हुआ कि पहले शासक हुआ करता था चार्ल्स निकोलस द्वितीय, और उसने पार्टी को कानूनी मान्यता दी थी। और 1917 में क्या हुआ था? रूसी क्रांति हुई थी, आपको मालूम है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना 14 जुलाई 1889 में पेरिस में हुआ था, और समाजवादी और स्त्री दलों का एक संगठन था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो था, स्थापना जो हुआ था 14 जुलाई 1889 में हुआ था, और पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में। और ये समाजवादी एवं श्रमिक दलों का एक गठन था। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, वीडियो को अच्छे से समझ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलिए। इससे क्या होगा? आपका माइंड उस पर रिपीट करेगा, तो चीज़ें आपको अच्छे से याद होंगी और हमेशा याद रहेंगी। क्लियर है? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? आप बताएंगे कि लुईस 16वां को गिलोटिन पे कब चढ़ाया गया था? लुईस 16वां को गिलोटिन पे कब चढ़ाया गया था? फ्रांस जो है गणतंत्र कब बना था? फ्रांस गणतंत्र कब बनाया था? कमेंट करके बताएंगे, ईमानदारी से बताएंगे। देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। 10वीं शताब्दी से पहले रूस के लोग सलवा धर्म को मानते थे। देखिए, रूस के लोग 10वीं शताब्दी से पहले रूस के लोग किस धर्म को मानते थे? तो सलवा एक धर्म था, उस धर्म को मानते थे रूस के लोग। 24 अक्टूबर 1917 को जो
क्रांति हुई थी उस समय जो है रूस का पीएम कौन था? तो केरिन था। कौन था? केरेस्की था। कौन था? केरेस्की था उस समय का प्रधानमंत्री। तो 24 अक्टूबर 1917 को जो क्रांति हुई थी रूस में, उस समय का प्रधानमंत्री जो था केरेस्की था। याद रहेगा। अक्टूबर क्रांति का कारण क्या था? तो बोल्शेविक नेता की गिरफ्तारी। अक्टूबर क्रांति क्यों हुई थी? तो बोल्शेविक नेता की जो गिरफ्तारी हुई उसकी वजह से अक्टूबर क्रांति हुई थी। पोत्रगार्ड सोवियत का गठन भूस्वामी ने 12 मार्च 1917 को किया था। यानी कि पोत्रगार्ड जो था सोवियत का गठन जो है भूस्वामियों ने कब किया था? 12 मार्च 1917 को किया था। 12 मार्च 1917 को किया था। याद रहना चाहिए आपको। रासपुतिन की बात करें तो सर्बिया का सन्यासी था या भिक्षुक था? क्वेश्चन पूछेगा सर्बिया का सन्यासी या भिक्षुक कौन था? तो रासपुतिन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। रासपुतिन कौन था? तो सर्बिया का भिक्षुक या सन्यासी था। जॉर्ज निकोलस द्वितीय की पत्नी जो थी जरीना थी। कौन थी? जरीना। जॉर्ज निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना थी। फटाफट एक क्वेश्चन बताएंगे कि लुईस 16वां की पत्नी का नाम क्या था? लुईस 16वां की पत्नी का नाम क्या था? कमेंट करके बताएंगे। पहले रूस में जूलियस कैलेंडर का उपयोग होता था, बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग होने लगा। पहले जो है रूस में कौन से कैलेंडर का उपयोग होता था? तो आप बताएंगे जूलियन कैलेंडर का उपयोग होता था, बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग होने लगा। और भारत में भी ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज होता है। लेनिन का नारा था रोटी, भूमि, शांति और सारी शक्ति सोवियत में हो। रोटी, भूमि, शांति, सारी शक्ति कहाँ हो? सोवियत में हो। ये किसका नारा था? लेनिन का नारा था। किसका नारा था? लेनिन का नारा था। अब हमें बताएंगे यहाँ पे कमेंट करके कि आप बताएंगे, एक क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? अभी पीछे मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप बताएंगे कि जो लुईस 14वां था, लुईस 14वें का कथन क्या था? लुईस 14वें का कथन क्या था? फटाफट कमेंट करके बताएंगे लुईस 14वें का कथन क्या था। फिर एक और क्वेश्चन बताएंगे, लेनिन ने अप्रैल थीसिस पे शर्तें कौन सी शर्तें लाया था? लाल आतंक की घटना। लेनिन की हत्या का प्रयास को लाल आतंक की घटना के नाम से हम लोग जानते हैं। लाल आतंक की घटना को हम किसके नाम से जानते हैं? तो लेनिन पे हत्या का प्रयास, और 1918 से 1922 के बीच हुआ था। 1918 से 1922 के बीच में हुआ था और लेनिन की हत्या हुआ था। ठीक है, लेनिन की हत्या का प्रयास हुआ था और लाल आतंक की घटना इसको हम कहते हैं। एक और क्वेश्चन है, फटाफट आप बताएंगे कि खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? कमेंट करके बताएंगे। किसानों को जमीन देने वाले को क्या बोलते थे? कम्यून या मीर कहा जाता था। कम्यून या मीर कहा जाता था। किसानों को जमीन देने वाले को कम्यून या मीर कहा जाता था। 1921 में रूस में लेनिन ने नई आर्थिक नीति लाई थी। क्वेश्चन पूछेगा लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लाई थी? 1921 में। या रूस में नई आर्थिक नीति किसने लाई थी? तो किसने लाया था? लेनिन ने लाया था। एग्जाम में क्वेश्चन छप चुका है, रूस में नई आर्थिक नीति किसने लाया था? तो लेनिन ने लाया था। आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1929 में विश्व आर्थिक मंदी जो है अमेरिका से शुरू हुई थी। क्वेश्चन पूछेगा विश्व आर्थिक मंदी कब स्टार्ट हुआ था? तो 1929 में। और कहां से स्टार्ट हुआ? तो अमेरिका से। विश्व आर्थिक मंदी कहां से प्रारंभ हुआ? तो अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। और कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929। अब हमारा आ गया चैप्टर नंबर 3, नस्लवाद या हिटलर का उदय। जर्मनी में जो है लड़ाकू नस्ल के नार्डिक आयर थे जो नाजी पार्टी से संबंध रखते थे, जिसका नाजी पार्टी का गठन हुआ था 20 फरवरी 1920 को। और ये कहाँ हुआ था? जर्मनी के म्यूनिख में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा नाजी पार्टी का गठन कब हुआ? तो 20 फरवरी 1920 को हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के म्यूनिख में हुआ था। जर्मनी के म्यूनिख में हुआ था। नाजी पार्टी का संबंध किसका था? तो नार्डिक यार का जो संबंध था
नाजी पार्टी से था और जर्मनी के ये लड़ाकू नस्ल के लोग थे। जर्मनी के लड़ाकू नस्ल के लोग हुआ करते थे, आपको याद रहेगा। तो जर्मनी के लड़ाकू नस्ल के लोग कौन थे? नाड्रिक आयर। और ये किस पार्टी से संबंध रखते थे? तो नाजी पार्टी से। नाजी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1920 को। कहाँ हुआ था? जर्मनी के म्यूनिक में हुआ था। समझ में आ गया। युग फोक जर्मन धरती पर एक नास्ती युवा संगठन था। नास्ती युवा संगठन जो था, इसमें 10 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को संरक्षण यानी कि 10 से 14 वर्ष के बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये जो था यू फोक जो जर्मनी धरती पर एक नास्तिक युवा संगठन था जो 10 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता था। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और जर्मनी का चांसलर बनाने का न्योता जो दिया था हिंडनबर्ग ने दिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मनी का जो चांसलर बना हिटलर कब बना था? तो 1933 में बना था। ये चांसलर बनने का न्योता किसने दिया था? तो हिंडनबर्ग ने दिया था। हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर बनने का न्योता दिया था और 1933 में ये चांसलर बना था। पद पर 1945 तक बना रहा, यानी 1933 में चांसलर बना और 1945 तक की चांसलर बना रहा। कौन? हिटलर। और किसके कहने पर, किसके ने न्योता दिया था? तो किसने दिया था? आपको याद होगा, हिंडनबर्ग ने। अग्नि अध्यादेश की बात करें तो 1933 में लाया गया था और जर्मनी में आपातकाल लगा अग्नि अध्यादेश के जरिए और 1933 में लाया गया था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में होता है। हिटलर का जो जन्म होता है 20 अप्रैल 1889 में होता है और ऑस्ट्रिया के वान में इसका जन्म होता है। किसका? हिटलर का। और 20 अप्रैल 1889 में वाइन गठन जो गणतंत्र था, वाइन जो गणतंत्र बना 14 अगस्त 1919 को लागू हुआ था। वाइन गणतंत्र जो है 14 अगस्त 1919 को लागू हुआ था। 14 अगस्त 1919 को लागू हुआ था। मुसोलिनी इटली का रहने वाला था जो फार्सिज्मवाद का प्रारंभ किया था। फार्सिज्मवाद का प्रारंभ किसने किया था? तो मुसोलिनी ने किया था। कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। क्वेश्चन कई बार पूछा है, मुसोलिनी कहाँ का रहने वाला था? तो इटली का रहने वाला था और इटली का रहने वाला था और इसने फार्सिज्मवाद का प्रारंभ किया था। जर्नल फोक्रो स्पेन का क्रांतिकारी था। स्पेन का क्रांतिकारी कौन था? जनरल फ्रांको। कौन था? फ्रांको स्पेन का क्रांतिकारी था और कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का। और जनरल फ्रांको इसका जो था ये कहाँ का था? स्पेन का था। हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैफ यानी कि मेरा संघर्ष 1925 में लिखा था। यानी हिटलर की आत्मकथा कौन सी है? तो मीन कैफ है। मीन कैम्प है और इसे मेरा संघर्ष हिंदी में बोलते हैं। मीन कैम्प, मेरा संघर्ष, ये किसकी पुस्तक है? तो हिटलर की है। और कब लिखा था? 1925 में लिखा था। ये हिटलर की आत्मकथा है। जर्मनी के रूर जो कि कोयला क्षेत्र है, जर्मनी का जो रूर प्रदेश है वो कोयला क्षेत्र है, जो कि औद्योगिक जो प्रदेश है रूर है, जो कोयला क्षेत्र है, उस पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया था। जर्मनी के रूर प्रदेश पर कब्जा कर लिया किसने? फ्रांस ने। और ये क्या था? औद्योगिक क्षेत्र था भाई। किसका? जर्मनी का। अबसीनिया का संकट की बात करें तो 1935 और 36 के बीच में आया था। अबसीनिया की संकट की बात करें तो पूर्वी अफ्रीका देश ने इटली ने आक्रमण कर दिया था। इटली ने पूर्वी अफ्रीका देशों पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था, जिसको हम आसिबिनिया की संकट के नाम से जानते हैं। आसिबिनिया की संकट के नाम से जानते हैं। 1935 और 36 के बीच में हुआ था। क्या हुआ? इटली ने पूर्व अफ्रीका पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। आसिबिनिया युद्ध के बाद जर्मनी और इटली करीब आ गए थे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आयरन नहीं होगा, आयरन होगा। आयरन नहीं, आयरन क्रॉस सम्मान की स्थापना हिटलर ने किया था। और अधिक बच्चा पैदा करने वाली जो स्त्री सबसे अधिक बच्चा पैदा करेगी, ये अवार्ड उसी को दिया जाता था। कौन देता था? हिटलर देता था। कौन सा? तो आप बताएंगे यारन या ऐसा ही कुछ है, आयरन क्रॉस। मैं अगली वीडियो में आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है,
क्रास सम्मान जो है हिटलर देता था, जो सबसे अधिक बच्चा पैदा करता था उन औरतों को। 12 अगस्त को देता था ये अवार्ड, क्योंकि 12 अगस्त को इसकी माँ का जन्मदिन था। 12 अगस्त को हिटलर की माँ का जन्मदिन था, उसी दिन ये अवार्ड देता था। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। हिटलर ने क्या किया था, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। क्वेश्चन पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण। हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना था, और 1 सितंबर 1939 से ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। और इसमें क्या हुआ, हिटलर ने क्या किया था, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, इसकी वजह से। जर्मनी के गुप्तचर जो पुलिस को क्या कहते थे, गेस्टापो। गेस्टापो किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछेगा। गेस्टापो किसे कहते हैं, तो जर्मनी के जो गुप्तचर और पुलिस हैं उनको हम गेस्टापो के नाम से जानते हैं। जो जर्मनी के पुलिस या जो गुप्तचर हैं उनको हम गेस्टापो के नाम से जानते हैं। सुना गया। हिटलर का प्रचार मंत्री की बात करें, हिटलर के प्रचार मंत्री की बात करें तो गोएबेल्स जो है वो हिटलर का प्रचार मंत्री था। तो हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था, गोएबेल्स था। और हिटलर जो है चांसलर कब बना था, 1933 में बना था, और 1945 तक था। ये आपको चीजें मालूम होंगी अच्छे से। लास्ट लाइन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान को पीत का आतंक कहा गया था। क्वेश्चन पूछेगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय पीत का आतंक किसे कहा गया था, जापान को कहा गया था। किसको कहा गया था, जापान को। एक हमारा क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग बताएंगे कि एक क्वेश्चन है। चलिए मैं अभी आगे क्वेश्चन पूछूंगा, चलिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे। यंग इंडिया की बात करें तो यंग इंडिया का गठन कब हुआ था, तो 1831 में हुआ था। यंग इंडिया का गठन 1831 में हुआ था। किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। क्वेश्चन पूछेगा यंग इंडिया का गठन किसने किया, तो आप बताएंगे मेजनी ने किया था, और 1831 में किया था। लोगों में राष्ट्रवाद का विकास करना और इटली का एकीकरण करना इस यंग इंडिया की क्या था, माने कि उद्देश्य था। तो यंग इटली का गठन किसने किया था, तो आपको बता देना है मेजनी ने किया था, और इसका उद्देश्य था लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का विकास करना और इटली का एकीकरण करना। 1931 में यंग इंडिया का गठन किया गया था। 8 मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने हार मान लिया था। 8 मई 1945 को जर्मनी ने क्या किया था, मित्र राष्ट्रों के सामने हार मान लिया, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, यूएनओ का गठन हुआ था। उसी समय जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो यूएनओ का गठन हुआ, जिसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन होता है, और उस समय जब गठन हुआ उस समय 51 सदस्य थे। 51 सदस्य देश जो था 51 सदस्य देश थे इसमें, और वर्तमान में 193 देश हो गए हैं। और 193 देश हाल ही में मिला है 2011 में सूडान, दक्षिणी सूडान जो है 193 नंबर का देश है, जो 2011 में इसको शामिल किया गया है यूएनओ में। यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पर। मैनहट्टन द्वीप पर जो है न्यूयॉर्क जो है यूएनओ का मुख्यालय है। और जो है 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस के नाम से भी जानते हैं, यानी यूएनओ का स्थापना दिवस हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। अब क्या हुआ कि मैनहट्टन द्वीप पर न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 17 एकड़ जमीन जो है जॉन डी राफेलर दान में दिया था, यानी इसको बनाने के लिए, यूएनओ की स्थापना करने, यूएनओ को बसाने के लिए, यूएनओ का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए 17 एकड़ जमीन जो है जॉन डी राफेलर ने दिया था, और 39 मंजिले का ये बिल्डिंग बना गया है। यूएनओ जो है कितने बिल्डिंग का है, 39, या कभी कभी कहीं कहीं 40 भी दिया हुआ है। तो 39 या 40 बिल्डिंग का, 40 फ्लोर का ये पूरा बिल्डिंग है। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई थी और जर्मनी के साथ हुई थी। वर्साई की संधि किसके साथ हुई थी, जर्मनी के साथ हुई थी। कब हुई थी, तो 28 जून 1919। क्वेश्चन पूछेगा वर्साई की संधि कब हुई थी, तो 28 जून 1919 को हुआ था और जर्मनी के साथ हुआ था। वर्साई की संधि किसके साथ हुई थी, जर्मनी के साथ हुई थी। क्लियर है यहाँ तक चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे ध्यान देंगे तो 25 मार्च 1815 को वियना की संधि हुई, जिसमें ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और पर्शिया और रूस एक साथ थे। यानी कि जो वियना की संधि हुई थी कब हुई, क्वेश्चन पूछेगा वियना की संधि कब हुई थी, तो 25 मार्च 1815 में हुई थी। और वियना की संधि किसके साथ हुई थी, तो आपको याद होगा जो कि हमने एक वाटरलू का युद्ध बताया था, वाटरलू के युद्ध के बाद वियना की संधि हुई थी। और उसमें कौन कौन सा देश था, तो ऑस्ट्रिया था, ब्रिटेन था, पर्शिया था और रूस था। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि वियना की संधि में कौन कौन सा देश निम्नलिखित में से नहीं था या था, तो कौन कौन सा था, तो ऑस्ट्रिया था, ब्रिटेन था, पर्शिया था और रूस था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का अंत जो है पेरिस की संधि से हुआ था। अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ तो कब हुआ, तो पेरिस की संधि के द्वारा हुआ था। कब, 1783 में। 1783 में अमेरिका क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ था पेरिस की संधि के तहत। पेरिस की संधि कब हुई थी, तो 1763 में, नहीं 1783 में। कब हुआ था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे समझिएगा। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम का अंत हुआ और पेरिस की संधि हुई और अमेरिका क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। कब, 1783 में। 1783 में। पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेरिस की संधि हुई थी 1763 में, जो कर्नाटका युद्ध समाप्त हुआ था। जब भारत में हम पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में, फ्रांसीसी जो आए थे भारत में, तो फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच में कई लगभग 3 युद्ध लड़े गए। तो कर्नाटक का पहला युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध जब फ्रांसीसी हार गए तो पेरिस की संधि हुई थी, क्योंकि पेरिस फ्रांस में है। पेरिस की संधि हुई 1763 में और तृतीय कर्नाटक युद्ध का क्या किया गया, समाप्त किया गया था। नवंबर अपराधी वे थे जो वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नवंबर अपराधी किसे कहते हैं, जो वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जो है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला था। और प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ और मित्र राष्ट्र ने जर्मनी को हराया था। मित्र राष्ट्र ने मिलकर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को क्या कर दिया, हरा दिया। और वर्साई की संधि हुई थी। वर्साई की संधि कब हुई थी, 28 जून 1919 को, अभी मैंने पीछे ही बताया। वर्साई की संधि में क्या था, तो वर्साई की संधि में क्या किया गया कि जर्मन की जो सेना थी उसको समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और जो वहाँ के कारखाने थे उन सबको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। जर्मनी का जो कारखाना था उसको भी समाप्त कर दिया गया। खजाने लूट लिए गए जर्मनी के, और युद्ध की क्षतिपूर्ति करने के लिए भी थोप दिया गया कि आप युद्ध की क्षतिपूर्ति जितना हुआ है उसको वापस करो। करोड़ों रुपए ले लिया गया और जर्मनी को क्या कर दिया गया, विकलांग कर दिया गया। तो वर्साई की संधि जो था भैया जर्मनी के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ और जर्मनी पूरा तहस नहस कर दिया गया मित्र राष्ट्रों के द्वारा। मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मनी को क्या कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का बीज बो दी। यानी वर्साई की संधि जो हुई प्रथम विश्व युद्ध के समय, जब वर्साई की संधि हुई, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ वर्साई की संधि द्वारा, और द्वितीय विश्व युद्ध का ये बीज भी बो दिया कि भैया अब द्वितीय विश्व युद्ध भी होगा। 1939 में हिटलर ने वर्साई की संधि का उल्लंघन करते हुए पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना। तो भैया हिटलर ने तो किया ही था पोलैंड पर आक्रमण 1939 में, और क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बन गया। रेडिकवादी विचार ऐसे लोगों का विरोध है जो अधिकतर संपत्ति पर अपना अधिकार रखते हैं। रेडिकवादी विचार ऐसे लोगों का विरोध है जो अधिक संपत्ति पर अपना अधिकार रखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी में एक मार्क्सवादी क्रांतिकारी आंदोलन को सपोर्ट किस्म लीग कहा जाता था। 1923 में जर्मनी के वित्तीय संकट को दूर करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने मदद के लिए डॉवर्स योजना, यंग योजना से जर्मनी ने ब्रिटेन और फ्रांस को क्षतिपूर्ति किया था। समझ में आया, यहाँ समझिएगा। जर्मनी का भैया पूरा लूट लिया गया, जर्मनी एकदम बर्बाद हो गया था। 1923 में क्या किया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी मदद की, जर्मनी की 1923 में। और 1923 में डॉबर योजना बनाकर इसने क्या किया था, जर्मनी की मदद किया था। और फिर से ये यंग योजना बनाया था, किसने, जर्मनी ने। यंग योजना से जर्मनी ने
क्या किया, ब्रिटेन और फ्रांसीसी को क्षतिपूर्ति यानी कि जितना क्षति हुआ था, जो इसका मदद किया था, उसको वापस कर दिया यंग योजना बना के। कौन सा योजना, यंग योजना बनाकर रूस ने वापस कर दिया था। अब आप देखिएगा, बाइमन संविधान के तहत एक दल को बहुत अधिक मत नहीं मिलता था, जिसकी वजह से जर्मनी में गठबंधन की सरकार बनती थी। गठबंधन की सरकार थी, तो जर्मनी में हमेशा गठबंधन की सरकार बनती थी। क्यों, क्योंकि बाइमन के संविधान के तहत एक दल को कभी बहुमत नहीं मिलता था। जर्मन के नाजी पार्टी के झंडे पर एक सफेद पट्टी काले रंग के स्वास्थ्य के साथ एक लाल पृष्ठभूमि हुआ करती थी। जनरल फ्रांको स्पेनिश सैन्य और तानाशाह था। हिटलर 1933 में राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त किया था। राष्ट्र संघ की सदस्यता हिटलर ने कब प्राप्त किया था, तो 1933 में किया था। इटली का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, तो मेजनी, गैरीबाल्डी और काउंट काबू को जाता है। काउंट काबू को, मेजनी हो गया, गैरीबाल्डी हो गया, काउंट काबू को इटली के एकीकरण का श्रेय जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पे 2 बम गिराए थे। एक बम 6 अगस्त 1945 को गिराया, दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को गिराया था। 6 अगस्त 1945 को जो बम गिराया था वो हिरोशिमा पे गिराया। जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम गिराया था 6 अप्रैल 1945 को, और लिटिल बॉय नाम का बम गिराया था। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे बम गिराया, जिसका बम का नाम था फैटमैन। क्या नाम था, फैटमैन। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय जो है बिस्मार्क को जाता है। किसको जाता है, बिस्मार्क को। इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, बिस्मार्क ने अपनाया था। और जर्मनी के एकीकरण का श्रेय जो है बिस्मार्क को जाता है। और इसका अन्य नाम जो है, लौह और रक्त की नीति का अन्य नाम है कठोरता की नीति। क्या करेंगे, तो अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनको हम रेड इंडियन कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, अमेरिका के मूल निवासी को हम क्या बोलते हैं, तो रेड इंडियन बोलते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन जो कारण था, 1773 में बोस्टन टी की घटना। बोस्टन टी की घटना ही अमेरिका की स्वतंत्रता जो संग्राम था वो शुरू हुआ था 1773 में बोस्टन टी की घटना के तहत। स्वतंत्रता के समय जो नारा था, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, ये स्वतंत्रता के समय का नारा था। और सैमुअल्स एडम ने ये नारा दिया था। सैमुअल्स एडम ने ये नारा दिया था, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं कहाँ का नारा था, तो अमेरिका के स्वतंत्रता के संग्राम के समय का। बताइए, फ्रांस का नारा क्या था, फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था, रूस की क्रांति का नारा क्या था, और रूस की क्रांति का नारा किसने दिया था, और फ्रांस की क्रांति का नारा किसने दिया था। नायक स्वतंत्रता संग्राम का जो नायक था वो जॉर्ज वाशिंगटन था। जॉर्ज वाशिंगटन था। ये जो नायक था जॉर्ज वाशिंगटन 1775 से लेकर 1783 तक था। 1775 से लेकर 1783 तक था। और ये 1783 तक संग्राम किया था कौन, जॉर्ज वाशिंगटन, जो स्वतंत्रता संग्राम का क्या था, नायक था। अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे, तो 13 उपनिवेश थे। क्वेश्चन पूछेगा, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे, तो 13 उपनिवेशों की आज़ादी की घोषणा 4 जून 1776 को हुई थी। 4 जून 1776 को ये 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता घोषणा कब हुई थी, 4 जुलाई 1976 को। संग्राम की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत हुआ था 1783 में। 1783 में पेरिस की संधि हुई और ये संग्राम समाप्त हुआ और अमेरिका क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था जॉर्ज वाशिंगटन को। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था मेरी जिंदगी जनता के लिए है। किसने कहा मेरी जिंदगी जनता के लिए है, तो जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे जॉर्ज वाशिंगटन। प्रजातंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित होना चाहिए, ये कथन किसने कहा था, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। प्रजातंत्र जो है जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, जनता के द्वारा शासित होना चाहिए, ये शब्द किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। और ये भी
अमेरिका के क्या थे, राष्ट्रपति बने। ये भी बाद में अमेरिका के क्या बने, राष्ट्रपति बने। तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति क्वेश्चन पूछेगा तो कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे, जिनका कथन था मेरी जिंदगी जनता के लिए क्या है, के लिए है, और प्रजातंत्र जनता का है, जनता के द्वारा है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा होना चाहिए। शब्द किसने कहा था, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन 1863 में अमेरिका में दास प्रथा का समाप्त किया था। क्वेश्चन पूछेगा अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त करने वाले कौन थे, अब्राहम लिंकन थे 1863 में। बताइए फ्रांस में दास प्रथा कब हटाया गया था। क्वेश्चन है फ्रांस में दास प्रथा कब समाप्त किया गया था। अमेरिका के विश्व में प्रथम लिखित संविधान बनाया गया, यानी अमेरिका में विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान बनाया गया और प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी कहाँ, अमेरिका में है। अमेरिका का संविधान 1787 में बनकर तैयार हो गया और 14 मार्च 1789 में ये लागू किया गया था। यानी कि अमेरिका का संविधान कब बन के तैयार हुआ, तो 1787 में, और लागू कब हुआ, 1789 में। कब, 4 मार्च 1789 में लागू हुआ था। सेब्रे की संधि 10 अगस्त 1920 को हुई थी और मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की से पराजित तुर्की की धरती के साथ यह अपमानजनक संधि की थी। यानी कि मित्र राष्ट्रों ने तुर्की को हराया था और हराने के बाद तुर्की के साथ ये संधि की थी। कौन सी, सेब्रिया की संधि। 10 अगस्त 1920 को ये संधि हुई थी और मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध के तहत तुर्की को हराया और यह अपमानजनक संधि तुर्की के साथ की थी। क्वेश्चन पूछेगा किसको अपमानजनक संधि कहते हैं, तो सेब्रिया की संधि जो मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ किया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। 10 अगस्त 1920 को तुर्की को हराया और वहां एक संधि की, उससे एक संधि की जिसे हम तुर्की की धरती के लिए अपमानजनक संधि के नाम से जानते हैं। आगे ध्यान देंगे, तुर्की में मुस्तकाफ कमाल पाशा आए थे। तुर्की में मुस्ताफ कमाल पाशा आए और सेब्रिया की संधि को इनकार किया था। सेब्रिया की संधि जो हुई थी उसको इनकार किया था किसने, मुस्ताफ कमाल पाशा ने। तुर्की में जो सेब्रिया की संधि हुई थी, इसको मुस्ताफ कमाल पाशा ने क्या किया, इनकार कर दिया कि ये संधि नहीं होनी चाहिए, ये संधि को मैं नहीं मानता हूँ। और स्टाम्प एक्ट आया 1765 में। क्वेश्चन पूछेगा कि तुर्की में जो क्या कहते हैं स्टाम्प एक्ट की बात करें तो ये ब्रिटेन में आया था। स्टाम्प एक्ट 1765 में आया था और ये क्या था, तो ब्रिटेन का जो पीएम था ग्रेनविले, कौन था, ग्रेनविले ने यह एक्ट वरितक एवं समाचार पत्र के इत्यादि पर लगाया था। यानी कि स्टाम्प एक्ट कहाँ लगाया गया था, तो समाचार पत्र पर, और एक्ट की जो वरीयता दी जा रही थी उस पर लगाया गया था। किसके द्वारा, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था ग्रेनविल द्वारा ये एक्ट लाया गया था 1765 में। अंग्रेजों ने अमेरिका में अपना पहला उपनिवेश 1607 में वर्जीनिया के जेम्स टाउन में स्थापित किया था। क्वेश्चन पूछेगा अमेरिका का पहला शहर कौन सा था, तो जेम्स टाउन था। कौन सा था, जेम्स टाउन था, जहां पर इसने सबसे पहले क्या कहते हैं उपनिवेश अपना शहर बसाया। कब, 1607 में। कब बसाया था, 1607 में बसाया था। लॉर्ड नॉर्थ की बात करें तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जिसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। अमेरिका का राष्ट्रपति टॉमस जेफरसन था। अमेरिका का घोषणा पत्र लिखने वाला यही था, टॉमस जेफरसन। क्वेश्चन पूछेगा अमेरिका का जो है घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, तो टॉमस जेफरसन ने किया था, जो अमेरिका का राष्ट्रपति था। लॉर्ड नॉर्थ जो कि पीएम था, कहाँ का, ब्रिटेन का पीएम था, 5 असहनीय कानून बनाया। दंडीय कानून के नाम की श्रृंखला इसको कहते हैं। कब, 1774 में बनाया था और अमेरिकी उपनिवेशों के नियंत्रण के लिए ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था जो इसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ ने 5 असहनीय कानून बनाया था। जो कानून बनाया था किसके लिए, तो ये जो अमेरिकी उपनिवेश जो नियंत्रण के लिए अमेरिकी उपनिवेश पे नियंत्रण के लिए 1774 में ये कानून बनाया था।
स्टाम्प एक्ट का विरोध अक्टूबर 1975 में किया गया और अमेरिकी उपनिवेश लोगों ने स्वाधीनता के पुत्र और पुत्री नामक संस्था का गठन किया था। क्वेश्चन पूछेगा पुत्र और पुत्री नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो आपको बताना है कि अमेरिका के जो उपनिवेशी लोगों ने पुत्र और पुत्री नामक संस्था का गठन किया था। किसके विरोध में? तो स्टाम्प एक्ट के विरोध में। और स्टाम्प एक्ट का विरोध कब हुआ था? अक्टूबर 1965 में हुआ था। अक्टूबर 1965 में। अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो कोलंबस ने लगाया था 1492 में। और ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये स्पेन का निवासी था, जबकि इसका जन्म जो हुआ था जेनेवा इटली में हुआ था। जेनेवा इटली में कोलंबस का जन्म हुआ था और ये रहने वाला स्पेन का था, जिसने अमेरिका की खोज की थी 1792 ईस्वी में। अमेरिका को नई दुनिया का नाम दिया। कहा कि कोलंबस ने कहा ये नई दुनिया है, अमेरिका को नई दुनिया कोलंबस ने कहा था। मोगलन एक व्यक्ति था जो पुर्तगाल का रहने वाला था। मोगलन कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था, जो स्पेन का राजा चार्ल्स प्रथम के आदेश पर पूरी दुनिया का परिक्रमण के लिए नौकायान 20 सितंबर 1519 को किया था। 20 सितंबर 1519 को पूरी दुनिया को नाव से घूमने के लिए स्पेन के राजा से चार्ल्स प्रथम से आदेश लिया। कौन? मैगलर ने। और पुर्तगाल का ये रहने वाला था। पहले क्वेश्चन पूछेगा मैगलर कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। पूरी दुनिया का भ्रमण किसने किया? तो मैगलन ने किया था। किसके आदेश पर? तो चार्ल्स प्रथम के आदेश पर। और ये स्पेन का राजा था। चार्ल्स प्रथम कहाँ का राजा था? तो आपको बता देना है स्पेन का राजा था। नेविगेशन एक्ट जो है नौवाहन अधिनियम कब आया था? 9 अक्टूबर 1951 को ब्रिटेन का एक एक्ट था और नौवाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक्ट बनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा नेविगेशन एक्ट कब पारित हुआ? तो 9 अक्टूबर 1951 को। और नाविकों को बढ़ावा देने के लिए एक्ट ब्रिटेन में पारित किया गया था। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन 1774 में हुआ। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1774 में हुआ था। और उद्देश्य था अमेरिका का संविधान बनाना। अमेरिका के संविधान किस अधिवेशन के तहत बनाया गया था? सम्मेलन के तहत। तो फिलाडेल्फिया का जो सम्मेलन हुआ उसके तहत अमेरिका के संविधान की नींव पड़ी। 1774 में इसका क्या है? सम्मेलन हुआ था। फिलाडेल्फिया का सम्मेलन जो है 1774 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन 1776 में हुआ। पहला 1774 में, दूसरा 1776 में हुआ। और इसमें परिसंघ के अनुच्छेद में संशोधन करना था। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। पीछे हमने पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन मैं पूछ ही लेता हूँ। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके बताइए। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है और किस द्वीप पर है? किस द्वीप पर है यही बताएंगे आप। अब देखते हैं हम आप कितना सोचकर कितना याद करके रखे हैं। तो फटाफट बताइए यूएनओ की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है और किस द्वीप पर है, ये आपको बताना है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है जनेवा में है। कहाँ है? जनेवा में। कहाँ है? जनेवा में। राष्ट्र संघ का अन्य नाम लीग ऑफ नेशन होने वाले भविष्य में युद्धों को रोकना, यानी कि इसका अन्य नाम था किसका? राष्ट्र संघ का अन्य नाम था, क्या नाम था? लीग ऑफ नेशन नाम था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भविष्य में दोबारा विश्व युद्ध ना हो, इसको रोकने का इसका काम था। किसका? राष्ट्र संघ का। और 20 जनवरी 1920 की इसकी स्थापना होती है। जनेवा में इसका मुख्यालय है। राष्ट्र संघ का जनक बोला जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन जो थे। ये जो है राष्ट्र संघ की स्थापना का जो है जनक इनको माना जाता है। तो राष्ट्र संघ का जनक किसे कहा जाता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन को, अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे उसे राष्ट्र संघ का जनक कहा जाता है। राष्ट्र संघ 1946 में भंग कर दिया गया और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में शक्ति दे दी गई। इसकी जितनी शक्ति थी ये किसको दे दी गई? संयुक्त राष्ट्र संघ को दे दी गई।
संयुक्त राष्ट्र संघ को दे दी गई। राष्ट्र संघ को भंग कब किया गया? 1946 में किया गया था, याद रखेंगे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस और स्पेन ने मदद की के कारण अमेरिका की आर्थिक कमजोर स्थिति हो गई। कहने का मतलब क्या है? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय फ्रांस और स्पेन ने क्या किया था? मदद किया था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय फ्रांस और स्पेन का मदद अमेरिका ने किया था, जिसकी वजह से इसकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी। क्यूबेक एक्ट जो आया था, क्यूबेक एक्ट जो है 1774 में आया था, और कहाँ आया था? समाधान, जो कि कनाडा के प्रशासनिक क्षेत्र था, वहां पर आया था। ठीक है, कनाडा के प्रशासनिक क्षेत्र के लिए क्यूबेक एक्ट 1774 में आया था। अब यहाँ पे देखेंगे आयरिश फ्री स्टेट, आयरलैंड को कहा जाता है। आयरिश फ्री स्टेट किसे कहा जाता है? तो आयरलैंड को कहा जाता है, याद रखेंगे। 18 अप्रैल 1775 को अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। 18 अप्रैल 1775 को अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ ले कि बताइए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था, कमेंट करके बताइए। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था। वाशिंगटन की संधि 1791 में हुई थी। 1791 बोल रहे हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1871 में हुई थी। वाशिंगटन की संधि 1871 में हुआ था, और यूएसए अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में संधि हुई थी। कब हुई थी? तो 1871 में हुआ था। इंग्लैंड की संधि 1915 में हुआ था। इंग्लैंड की संधि कब हुई? 1915 में हुई थी। जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच जो हुआ था, इंग्लैंड की संधि हुई थी 1915 में। अमेरिका के स्वराज अधिनियम 1764 में पारित हुआ था। अमेरिकीय स्वराज अधिनियम 1764 में पारित हुआ, जिसे हम चीनी अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। चीनी अधिनियम भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा चीनी अधिनियम किसे कहते हैं? तो अमेरिका स्वराज अधिनियम को चीनी अधिनियम भी कहते हैं। यह 1764 में पारित हुआ था। राजस्व को बढ़ाने का उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य था राजस्व को बढ़ाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राजस्व को बढ़ाना। नेक्स्ट है प्रिंसटन का युद्ध जो है 3 जनवरी 1777 में हुआ था, और न्यू जर्नी में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यू जर्नी में पिट्सन का युद्ध हुआ था, और 3 जनवरी 1777 में हुआ था, और न्यू जर्सी में हुआ था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से ये संबंधित है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से क्या है? संबंधित है। चलिए आगे ध्यान देंगे। अब देखिए पैट्रिक हेनरी की बात करें। पैट्रिक हेनरी स्वतंत्रता संग्राम के समय कहता है कि या तो स्वतंत्रता दो या तो मुझे मार दो। पैट्रिक हेनरी कहता है अमेरिका में कि भैया या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो या तो मुझे क्या कर दो? मार दो। टॉमस पेन अमेरिका का रहने वाला था। टॉमस पेन कहाँ का रहने वाला था? तो अमेरिका का रहने वाला था। हिलियन जो है इतिहासकार ब्रिटेन का था। हिलियन इतिहासकार कहाँ का रहने वाला था? ब्रिटेन का रहने वाला था। अब्राहम लिंकन की हत्या 14 अप्रैल 1863 में हुई, और जॉन विल्की बूथ ने किया था। जॉन विल्की बूथ ने किया था अब्राहम लिंकन की हत्या 14 अप्रैल 1865 में, 1863 में, शायद 1863 या 65, एक बार आप सर्च करके देख लेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करें तो अमेरिकीय लेखक व वैज्ञानिक थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है अमेरिकीय लेखक व वैज्ञानिक थे। विंस्टन स्थिल की बात करें तो आयरलैंड के निवासी थे। विंस्टन स्थिल की बात करें तो आयरलैंड के निवासी थे। जोसेफ प्रेसेल की बात करें तो ब्रिटेन के थे। जोसेफ प्रिस्टेल की बात करें तो ब्रिटेन का था। कानून सिर्फ बंदूक की नली द्वारा लागू होगा, ये कौन बोला था? तो मास्तो तुंग, जो कि चीन का था। कौन था? चीन का था। चीन का एक व्यक्ति था जिसका नाम था माओ तुंग, जो बोलता है कानून सिर्फ बंदूक की नली द्वारा लागू
होती है या कहा जाता है। 1807 में वर्जीनिया के जेम्स टाउन की स्थापना हुई। कब? 1807 में। न्यूली की संधि नवंबर 1919 में। यह संधि बुल्गारिया और मित्र राष्ट्र के बीच हुआ था। बुल्गारिया और मित्र राष्ट्र के बीच में न्यूली की संधि हुई थी। लंदन की संधि 26 अप्रैल 1915 को हुआ था, पुर्तगाल और जर्मन व इटली के बीच। पुर्तगाल व जर्मन व इटली के बीच में हुआ था लंदन की संधि। लंदन की संधि 26 अप्रैल 1915 को हुआ था, पुर्तगाल और जर्मन व इटली के बीच हुआ था। क्लियर है? तो ये आपको क्लास कैसा लगा? क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और एक जरूर छोटा सा कमेंट करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये शॉर्ट नोट्स है, मैंने अपने हाथों से खुद बनाया है और इसका पीडीएफ आपको तभी मैं प्रोवाइड करूंगा जब 1K व्यूज हमारी वीडियो पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि ये पीडीएफ आपको मैं कहाँ दूंगा, टेलीग्राम पे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हिस्ट्री क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये चैप्टर, ये सारे जितना अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बार बार इसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो बार बार इसको रिवीजन कीजिए, चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, अच्छे से याद हो जाएंगी। पहली बार एक बार देखने से, एक बार सुनने से नहीं कुछ समझ में आता है, दूसरी बार देखेंगे कुछ समझ में आएगा, तीसरी बार देखेंगे तो अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। तो ये अभी फर्स्ट वीडियो है और इसके बाद 1-2 वीडियो और आएगी और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।